जय हिंद दोस्तों। परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जो भी 2023 में पेपर हुए हैं उनकी श्रृंखला आपको सब्जेक्ट वाइज मिलती रही है। उसी में हिंदी की आज जो 1-2-2023 की दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ है उसके प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर आपको पता है, जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा, कि जो भी आपका वीडियो कंटेंट मिल रहा है, जो भी आपको प्रश्न सॉल्व किए जा रहे हैं, उन प्रश्नों में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि नए तरीके से थोड़ा हेर फेर करके पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग उन पर भी चर्चा कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो सकता है? पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो वाक्य शुद्धिकरण होता है, जो वाक्य शुद्धिकरण होता है वो वास्तव में आपके वर्ण से लेकर के जो वाक्य जो कि हिंदी व्याकरण के सबसे पहले और सबसे अंतिम टॉपिक हैं उनको रिलेट करता है। यानी कि वाक्य शुद्धिकरण का वास्तव में जो होता है शुद्धिकरण, वो वर्ण से लेकर के और वाक्य तक चलता रहता है। इसके बीच में भी जो भी आपके चैप्टर आते रहते हैं, वो चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, पुरुष हो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो, क्रिया विशेषण हो, इनके आधार पर भी वाक्य शुद्धिकरण होता है। कहीं कहीं आपको बता दिया जाता है कि किस आधार पर आपको वाक्य शुद्ध चुनना है अथवा अशुद्ध वाक्य चुनना है। यहां आपको केवल कहा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। रघु ने निकिता को मिठाई दी, मैं बचपन में वहां जाता था। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, बैल और बकरी घास चरते हैं। अब आप यहां जब आप प्रश्नों को देखते हैं तो आपको एक चीज तो मिलती है कम से कम, और वो चीज क्या होती है कि जब आप प्रश्न को पढ़ते हैं, जैसे रघु ने निकिता को मिठाई दी, तो वाक्य बिल्कुल सही है, आपको अशुद्ध वाक्य को चुनना है। मैं बचपन में वहां जाता था, तो ये वाक्य भी सही है। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, अब आपको ध्यान क्या देना है, सकते शब्द कैसा है? सकते का वचन है आपका बहुवचन, जबकि प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रत्येक शब्द होता है वो शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? सदैव एक वचन में। अब चूंकि सदैव एक वचन वाले संज्ञा शब्द के साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग नहीं हो सकती, इसलिए वाक्य क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। तो इन प्रश्न में उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला है बैल और बकरी घास चरते हैं, तो चूंकि बैल और बकरी दोनों बहुवचन हो जाएंगे, इसलिए जो आपका क्रिया रहेगी वो भी क्या रहेगी? बहुवचन रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? निम्न वाक्य में रेखांकित, पहले तो जो प्रश्न में ही प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा ज्यादा से ज्यादा हम लोग करेंगे, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। रेखांकित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो रेखा और दूसरा शब्द क्या है? अंकित। एक तो रेखा और दूसरा शब्द क्या है? अंकित। आ का योग आ से होगा, तो अगर आपसे पूछी जाए संधि कौन सी है, तो संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। हालांकि जहां जहां रेखांकित शब्द आएगा हर जगह हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। एक बार मैंने प्रश्न आपको बता दिया कि रेखांकित दो शब्दों का मिश्रण है, रेखा प्लस अंकित, यानी कि जो रेखा के द्वारा अंकित हो। समास पूछा जाए तो समास कौन सा हो जाएगा? तो अगर समास आपसे पूछा जाए तो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। शब्द कौन? रेखांकित। अब आपका प्रश्न है, शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। अब फिर हम प्रश्नों में ही प्रश्न को टटोल रहे हैं। शब्द लिखा है सर्वोचित, सर्वोचित भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर्व और दूसरा शब्द क्या है? उचित। सभी, सर्व का अर्थ क्या है? सभी, सभी में उचित है जो, वही क्या है? सर्वोचित। तो अगर समास आपसे पूछा जाए तो समास हो जाएगा आपका कौन सा? कर्म धारय समास। कौन सा समास? कर्म धारय समास। संधि आपसे पूछी जाए तो संधि आपकी हो जाएगी कौन सी संधि? गुण संधि। क्यों? आ का योग अगर ऊ से होगा तो परिवर्तन ओ में होगा। ये तो चर्चा थी जो आपका प्रश्न दिया गया, उसमें से कौन से प्रश्न आपको याद रखने हैं। अब मेन प्रश्न, इस पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। आपसे पूछ रहा है कि जो ये दी गई है कथा, उसमें जो रेखांकित शब्द है, और रेखांकित शब्द है कौन? कथा। इस स्थान पर आप दूसरा इन चार विकल्पों में से कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं?
एक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है, कहावत चरितार्थ होती है, आख्यायिका चरितार्थ होती है, कहानी चरितार्थ होती है, गाथा चरितार्थ होती है। तो आपको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है, कहावत। हम लोग लोकोक्ति और कहावत पढ़ते भी हैं। और कहावत शब्द है कैसा, कहावत शब्द है आपका फारसी, या इसको कह सकते हैं कि शब्द कैसा है, विदेशज। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ विदेशज शब्द निम्नलिखित में से है, और अगर विकल्प में कहावत दिया है तो उत्तर आपका वही होगा। अगला, आख्यायिका क्या होती है? तो आख्यायिका एक सूची होती है जो कि तैयार की जाती है, उसको कहते हैं आख्या। जैसे आपने सुना होगा कि आपको कोई किसी भी विभाग में किसी क्लर्क के द्वारा एक आख्या तैयार की जानी है, वो आख्या तैयार की जाती है। कहानी जानते हैं आप लोग, जिसका एक निश्चित उद्देश्य हो, वो कहानी कहलाती है। गाथा क्या होती है? किसी का भी वर्णन एक नियमबद्ध तरीके से या अनियमित तरीके से भी अगर कर दिया जाए, गद्य और पद्य का मिश्रण करके, तो भी वो गाथा कहलाती है। जैसे आपने गोरा बादल की कथा सुनी होगी, उसको गाथा कह सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित, फिर जहां जहां रेखांकित आए आपके मन में कम से कम एक बार क्लिक करें। क्या क्लिक करें? कि रेखांकित शब्द रेखा प्लस अंकित दीर्घ संधि का उदाहरण है, तत्पुरुष समास है। अगला, स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपसे पहले तो पर्यायवाची पूछ रहा है, लेकिन हम चर्चा करने वाले हैं यहां इस शब्द की। एक तो शब्द होता है उपयुक्त, एक शब्द क्या होता है? उपयुक्त। और एक शब्द होता है उपर्युक्त। एक शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। अब इसका उत्तर हम आपसे पूछेंगे ना कि बताएंगे। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये दोनों शब्द वर्तनी के हिसाब से सही हैं। अगर दोनों में से कोई एक सही है तो दूसरा क्यों नहीं सही है, उसका रीजन बताना है आपको। और अगर दोनों सही हैं तो वो भी आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है। चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? राम कुशल कारीगर है। कुशल का आपको क्या बताना है? पर्याय बताना है। चंचल है, भुवन है, निपुण है, अलग है। तो आपको पढ़ने से ही लग रहा है कि शाम क्या होगा, क्योंकि कुशल का जो समानार्थी होता है वो क्या होता है? निपुण होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? निपुण हो जाएगा। अब चंचल, तो चंचल का अर्थ आप लोग जानते हैं, एक इसी का समश्रुति भिन्नार्थक है शब्द, वो क्या है? चंचला। और चंचला पर्यायवाची किसका होता है? बिजली का। ये आपस में क्या कहे जाते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग। चंचल, चंचल का अर्थ आप लोग जानते हैं, जो इधर उधर चटक मटक रहता हो, ऐसा करके जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? चंचल होता है। भुवन क्या होता है? तो भुवन पर्यायवाची होता है किसका? संसार का। जो जगत है, संसार है, उसका पर्यायवाची क्या होता है? भुवन होता है। जबकि भवन जो समश्रुति भिन्नार्थक इसका एक होता है क्या? भवन। वो होता है किसका? घर का। वो समानार्थी किसका होता है? घर का। अगला शब्द निपुण, समझ गए, कुशल का पर्यायवाची है। अलग क्या होता है? अलग होती है लट। अलग क्या होती है? लट। अब आप लोग कहेंगे लट क्या? तो जो संस्कृत में धातु में पढ़ते हैं लट लकार लोट लकार, ये वो वाली लट नहीं है। जो लट सामान्यतः स्त्रियां या लड़कियां अपने माथे के ऊपर से इधर कुछ बाल निकालती हैं, जिसको मस्तक पर अगर बाल आ जाएं तो उनको ही कहते हैं क्या? लट। जिसको एक रूप में अगर कहें तो क्या कह सकते हैं? जुल्फ। जुल्फ, जुल्फे तेरी घनी है, ऐसे करके कोई एक वाक्य या संगीत या गाने होते हैं, उसमें जो जुल्फ होती है वही क्या होती है? अलग। तो ये अच्छा शब्द है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? उसे यहां आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उपरोक्त वाक्य में, हालांकि इसको लोग प्रयोग कर देते हैं, लेकिन सही शब्द क्या होता है? सही शब्द होता है उपर्युक्त। सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। ये आपको याद रखना है, शब्द कैसा होता है? उपर्युक्त। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य आपका ये है, देखना है कि यहाँ त्रुटि कैसी है। उसे यहाँ आने के लिए बोल दो, उसे यहाँ आने के लिए बता दो, उसे यहाँ आने के लिए भेज दो। आने के लिए थोड़ा भेजना है। उसे यहाँ आने के लिए कह दो, उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। तो सूचना देने की कोई बात नहीं है। सही विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा?
ऑप्शन सी, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, ना कि उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। सबसे पहले तो संघर्ष पर चर्चा करनी है। शब्द होता है सम प्लस हर्ष, शब्द क्या बनता है? संघर्ष। संधि कौन सी होती है? संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न कह रहा है कि जो रेखांकित है उपरोक्त, उपरोक्त को भी याद रखना है आपको, उपर्युक्त, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। जो शब्द है आपका क्षेत्र, इस क्षेत्र से कौन सा शब्द बनेगा इन चारों में से जो कि भाववाचक संज्ञा होगा? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी भी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा अगर प्रकट करने के स्थान पर पूछा जाए या देखने के स्थान पर पूछा जाए तो दो प्रकार की, एक तो देखने यानी कि दृश्य, दूसरी अदृश्य। मुख्यतः पूछा जाए कि बताओ मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होगा कि मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और इन 3 प्रकार में कौन कौन से शामिल हैं? तो एक हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, एक हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। इसी को प्रश्न को अगर पूछा जाए कि बताओ हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 5। और उन 5 में ये 3 तो शामिल ही रहेंगे, इसके अलावा 2 चीजें और बढ़ जाएंगी। एक तो बढ़ जाएगी समूहवाचक संज्ञा, एक बढ़ जाएगा क्या? समूहवाचक संज्ञा। और एक क्या बढ़ जाएगा? एक बढ़ जाएगा संख्यावाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? संख्यावाचक संज्ञा। तो अगर हिंदी में पूछा जाए संज्ञा के कितने प्रकार, तो 5। अगर पूछा जाए कि मुख्यतः हिंदी में संज्ञा के प्रकार कितने, तो उत्तर 3। अब आते हैं प्रश्न पर। क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय खुद शब्द कैसा है? क्षत्रिय खुद शब्द है संज्ञा। और संज्ञा का कौन सा प्रकार? जातिवाचक संज्ञा। क्षेत्रित, क्षेत्रित क्या होता है? जो क्षेत्र से संबंधित हो उसी को कह देते हैं क्षेत्रित, या क्षेत्रीय भाववाचक संज्ञा है क्षेत्रित। और दूसरा क्या है? क्षेत्रीय, तो क्षेत्रीय शब्द क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय शब्द हो जाएगा विशेषण, विशेषण। लेकिन जो शब्द लिखा है आपका कौन सा? क्षेत्रीयता, तो क्षेत्रीयता वास्तव में क्या होती है? भाववाचक संज्ञा। क्षेत्रीय में प्रत्यय जुड़ता है ता, सामान्यतः प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीयता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कागजी घोड़े दौड़ाना, कागजी घोड़े दौड़ाना, पढ़ाई लिखाई कराना, अत्यधिक प्रयास करना, बहुत पढ़ना लिखना, बिना मतलब का काम करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना मतलब का काम करना। कोई जब काम नहीं होता तभी आदमी कागजी घोड़े दौड़ाता है। बैठे बैठे ऐसे ही सोच रहे हैं ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव बनाना, वो भी लगभग इस जैसा है, बिल्कुल तो नहीं कहेंगे कि उस जैसा है। अत्यधिक प्रयास करना, तो एक होता है ना कि आकाश पाताल एक कर देना, उसका मतलब ये होता है कि अत्यधिक प्रयास करना। अति प्लस अधिक, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य लिखा है, आपको याद रखना है कि शब्द होता है अति प्लस अधिक। शब्द क्या होता है? अति प्लस अधिक, और मिल करके शब्द बनता क्या है? शब्द बनता है अत्यधिक। शब्द क्या बनता है? अत्यधिक, जो कि यड़ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यड़ संधि का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, कोई व्यक्ति है वो पुरानी परंपरा के साथ ही चल रहा है, तो उसके लिए कौन सी कहावत उपयुक्त होगी? मुहावरा सेखी बगारना, ये सेघी नहीं होता, ये क्या होता है? सेखी बगारना। लकीर का फकीर होना, राई का पहाड़ बनाना, मक्खी मारना। नहीं, तो किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना हो क्या जाएगा? लकीर का फकीर होना। जैसे आपके घर में जो भी पुराने ख्यालात वाले लोग होंगे, जैसे दादी या दादा, तो उनको आप कह सकते हैं कि जो उनके पिताजी ने किया वही वो भी करेंगे, आपके बताए से वो आधुनिकता में नहीं आएंगे। उसी को कहते हैं लकीर का फकीर होना। सेखी बगारना, सेखी बगारना अतिशयोक्त से रिलेट कर सकते हैं।
अपनी ही प्रशंसा अपने मुख से करना, वो क्या कहलाता है? सेखी बघरना। राई का पहाड़ बनाना या तिल का पहाड़ बनाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना। मान लीजिए कोई एक बात है, जैसे कहते नहीं है कि तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात है, उसको इतने जगह से फैलाया गया, इतनी तरीके से बताया गया कि वो धीरे धीरे बात बढ़ती गई। आपने बहुत सारी बातें ऐसी सुनी होगी। मक्खी मारना, ये इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसको रिलेट कर सकते हैं। मक्खी मारना का अर्थ क्या हो सकता है? खाली बैठे रहना, सत्तारी बैठना या बिना काम काज के बैठना, मक्खी मारना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतांबर, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या शब्द अर्थ सही होगा? शब्द क्या है? पीतांबर। पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का वस्त्र, पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का व्यक्ति, पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का रथ, पीतांबर का अर्थ है पीले रंग का आकाश। तो पीतांबर का अर्थ क्या होता है? पीत है अंबर जिसका, दो शब्द मिला है, एक तो शब्द है पीत और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है अंबर। वास्तव में अंबर का अर्थ ही क्या होता है? एक तो होता है अंबर का वस्त्र और एक तो होता है क्या? आकाश। लेकिन पीतांबर में अंबर का अर्थ क्या है? पीतांबर में अंबर का अर्थ है वस्त्र। तो पीत का अर्थ क्या है? पीत का अर्थ है पीला, तो पीला है जो वस्त्र या पीले रंग का वस्त्र ही प्रयोग किया जाता है क्या? पीतांबर। अगर आपसे पूछे संधि कौन सी, तो संधि आप कहेंगे कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगर आपसे पूछे समास कौन सा, तो चूंकि पीला है अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है, जहां विशेषण विशेष्य का संबंध वहां समास कौन सा? तो समास हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। दूसरा, चूंकि पीतांबर का ही प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विष्णु के लिए भी किया जाता है कि पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। तो अगर पीतांबर प्रश्न आपसे पूछा जाए और समास पूछा जाए और विकल्प में बहुब्रीहि समास हो, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। तो एक प्रश्न में देख सकते हैं आप इतने उत्तर हो सकते हैं, जिसमें पीतांबर के अनेकार्थी क्या हैं? वस्त्र, आकाश। पर्यायवाची क्या है? वस्त्र या आकाश। संधि कौन सी है? दीर्घ संधि। समास कौन से हैं? बहुब्रीहि और कर्मधारय। प्रश्नों को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जब आप हिंदी के प्रश्नों को, एक शब्द को अनेक दृष्टियों से देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए, पहले अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप देखें, समझिए। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपके पिताजी, वो पिताजी एक, मान लीजिए यही हिंदी में एक हमने लिख दिया, कोई एक शब्द है, इस शब्द का इमेजिनेशन आप करेंगे अपने पिताजी से कि केंद्र में क्या है? पिताजी। वो पिताजी किसी के चाचा हैं, किसी के बड़े पापा हैं, किसी के मौसा हैं, किसी के फूफा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं और किसी के बाप हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं। ठीक वैसे ही आपको अपने पिताजी को केवल अपने पिताजी के रूप में नहीं देखना है, बल्कि उन सभी व्यक्तियों से उनका क्या रिश्ता है उसको भी दृष्टिगत रखना है। ऐसे ही सीधे हिंदी में प्रयोग होता है किसका? शब्द का। कि कोई शब्द है, वो शब्द किसी शब्द का पर्यायवाची भी हो सकता है, किसी शब्द का अनेकार्थी हो सकता है, किसी शब्द का विलोम हो सकता है, किसी शब्द के लिए एक शब्द हो सकता है, किसी एक पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकता है उस शब्द से कोई मुहावरा बन जाए, हो सकता है उस शब्द के अन्य भी प्रयोग कर दिए जाएं समास या यौगिक शब्दों में। तो आपको हिंदी इस दृष्टि से पढ़नी है। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में लगाव अपने आप हो जाता है, और जब आपको लगाव हो जाता है तो फिर आप इसकी चिंता नहीं करते कि हमने 2 घंटे पढ़ा या 4 घंटे। चलिए देखते हैं प्रश्न। प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए, लेकिन रेखांकित तो ऊपर है नहीं कहीं। तो प्रातः काल में सूरज की किरणें, विकल्प के आधार पर देखते हैं कहाँ रेखांकित हो सकता है। जैसे ईख, तो ईख आप जानते हैं किसको कहते हैं? गन्ने को। ईख संबंधी कुछ ऊपर आया नहीं है, तो कम से कम अगर गन्ना होता तो उसका पर्यायवाची ये होता, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरा, प्रभात, प्रभात का अर्थ क्या होता है? सवेरा। प्रभात का अर्थ क्या होता है? सवेरा। और एक तो प्रभात नवल प्रभात, जैसे नया सवेरा, या प्रभात जब सूर्य उदय होता है। तो अगर अंडरलाइन कहाँ होता?
प्रातः काल के नीचे होगा तो उत्तर इसका क्या हो सकता है? तो उत्तर हो सकता है प्रभात। मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया, क्योंकि पूरे प्रश्न में कहीं रेखांकित नहीं है, ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो गई हो। तो अगर प्रातः काल के नीचे रेखांकित होगा तो इसका उत्तर हो सकता है क्या? प्रभात। वही अगर जया, जैसे एक शब्द क्या लिखा है? जया, अगला शब्द क्या लिखा है? रश्मि। अब रश्मि चूंकि पर्यायवाची होता है किसका? किरण का। किसका होता है? किरण का। तो अगर रेखांकित किरण के नीचे है तो फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो फिर इसका उत्तर हो सकता है रश्मि। तो चूंकि प्रश्न में रेखांकित भाग नहीं है इसलिए इसके उत्तर दो हो सकते हैं। अगर रेखांकित प्रातः काल के नीचे तो उत्तर प्रभात, अगर किरण के नीचे तो फिर उत्तर इसका कौन सा? रश्मि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा से बहुत अधिक इक्स वाक्यांश, वाक्यांश शब्द पर पहले चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है वाक्य और दूसरा शब्द क्या है? अंश। दूसरा शब्द क्या है? अंश। अंश का अर्थ अंश, अंश का अर्थ क्या होता है? भाग। स्कंध का अर्थ क्या होता है? कंधा। तो यहां अंश आपको याद रखना है। तो वाक्य प्लस अंश यानी कि वाक्य का भाग ही क्या कहलाता है? वाक्यांश। संधि कौन सी होगी? तो संधि होगी आपकी दीर्घ संधि। के लिए सार्थक शब्द है। सार्थक पर चर्चा हमने कल की थी। अगर आपने आज की क्लास ही केवल देखी है, कल की नहीं देखी है, तो आप पहले इससे पहले वाली क्लास हिंदी की देखेंगे। इसके अलावा अलग अलग टीचरों के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को भी आपको बताया जा रहा है और बहुत अच्छे ढंग से बताया जा रहा है, तो आप वो भी देखने का प्रयास करें। तो सार्थक शब्द है, और सार्थक शब्द यानी कि एक शब्द आपसे पूछा है आशा से बहुत अधिक, और एक शब्द क्या आता है? शब्द आता है आशातीत। ये एक शब्द है, वन वर्ड जिसको कहते हैं। प्रतीक्षित क्या होता है? किसी भी इच्छा, इच्छित के प्रति जो इच्छित होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतीक्षित। और ये इच्छित इच्छा वाला नहीं है, विष वाला नहीं है। दूसरा इच्छित ये इच्छा वाला है। ये शब्द कैसा है? ये इच्छा वाला है, कि कोई भी इच्छा के प्रति जो झुकाव होता है उसको कहते हैं क्या? इच्छित। वंचित क्या होता है? किसी भी वस्तु से अगर आप अलग हो जा रहे हैं तो आपको वंचना होती है, कि उससे अलगाव होता है, तो वंचित का अर्थ क्या हो गया? अलगाव। महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था। निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण का विलोम होगा? आकर्षण का विलोम नहीं है पूछा है। देखो मैंने भी एक बार में पढ़ा होगा, लेकिन यहां लिखा क्या है? विलोम नहीं है। आकर्षण का विलोम नहीं है। विकर्षण, अनाकर्षण, विपकर्षण, अपकर्षण। तो आकर्षण का विलोम विकर्षण भी हो सकता है, अनाकर्षण भी हो सकता है, अपकर्षण भी हो सकता है, लेकिन विपकर्षण नहीं हो सकता। इसलिए उत्तर तो आपका हो जाएगा कौन सा? विकल्प सी। किसका विलोम नहीं हो सकता? दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए विलोम का विलोम, विलोम का विलोम, देखो अच्छा प्रश्न है, अच्छे तरीके का प्रश्न है। अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए विलोम का विलोम क्या होगा, तो विलोम का विलोम क्या होता है? विलोम का विलोम होता है अनुलोम। बाबा रामदेव जी को याद करिए और फिर याद करिए कि आप एक योगा करते हैं अनुलोम विलोम, जिसमें सांस अंदर खींचते हैं, बाहर करते हैं, खींचते हैं, बाहर करते हैं, नासिका का भी प्रयोग करते हैं, वही कहलाता है अनुलोम विलोम। तो अनुलोम का विलोम विलोम भी होता है और अनुलोम का विलोम प्रतिलोम भी होता है। जो आपको विकल्प में मिल जाए वही उत्तर। अगर दोनों हो तो प्रतिलोम पहले सही, विलोम बाद में सही। अच्छा प्रश्न है, याद आ गया तो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? इस पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं कोई शब्द ऐसा है जो कि अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से, और वो शब्द क्या है? कि थोड़े दिन, निकलने लगे, बाद अंकुर, बीज बोने। तो आपको दिख रहा होगा वाक्य कौन सा है? तीसरा, क्योंकि ये अंकुर नहीं होता बल्कि शब्द क्या होता है? अंकुर। जो आप बीज डालते हैं उसके बाद सबसे पहले आप देखते हैं कि बीज दो भागों में डिवाइड होकर के एक बहुत छोटा भाग उसके बीज से निकलता है, उसी को कहते हैं बीज का अंकुरित होना। तो अंकुरण होता है। या सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आप याद रखिए, जब आप स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, ताकतवर रहने के लिए चने भिगाते हैं
और 2 दिन आपने बीच में गैप कर दिया कि भाई साहब चने नहीं खा पाए, तो फिर तीसरे दिन पता चलता है कि वो चने ही बता रहे हैं कि आपने हमें 2 दिन से नहीं खाया, इसलिए किसी ने उसमें विकास कर दिया प्रकृति के माध्यम से, और वो बीज क्या हो गए, अंकुरित हो गए। फिर आप उनको खाते हैं और वो आपकी सेहत के लिए और अच्छे होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये एक शब्द है, मलयज, अंत्यज, जलज, अंडज। तो जो अंडे से जन्म ले वो शब्द क्या होगा? अंडज। 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? अंडा। दूसरा शब्द क्या है? जा। जा किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो जा प्रयोग हुआ है प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय होता क्या है? जो शब्द के पीछे जुड़े, जो शब्द के पीछे जुड़े। और शब्द कैसा? वो शब्द कहलाएगा मूल शब्द। उसके पीछे जुड़ जाएंगे तो वो कहलाएगा प्रत्यय। अगर पूछे अंडज क्या होगा, तो एक शब्द के लिए जो अंडे से जन्म लेता है। दूसरा, अगर पूछे समास कौन सा, तो समास हो जाएगा आपका कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। क्यों? क्योंकि विशेषता बता दी गई कि जन्म तो हुआ है, लेकिन कहाँ से? अंडे से। तो आपने एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पढ़ लिए। जलज क्या होता है? जो जल से जन्म लेता है। और पर्यायवाची किसका होता है? पर्यायवाची होता है कमल का। तो जलज में भी समास कौन सा? सबसे पहले समास, चूंकि कमल के लिए ये योग रूढ़ हो गया, इसलिए जलज में समास कौन सा हो जाएगा? जलज में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि ना हो तो फिर आप कह सकते हैं कौन सा? कर्मधारय। कौन सा समास? कर्मधारय। अंत्यज क्या होता है? अंत्यज होता है जो निम्न जाति में, जो निम्न जाति में या निम्न कुल में जन्म ले। जाति या निम्न कुल में जन्म ले, उसके लिए प्रयोग होता है एक शब्द। कौन? अंत्यज। एक शब्द इसी का विलोम होता है, और वो विलोम शब्द क्या होता है? मूल शब्द होता है वो कुलीन। और कुलीन होता क्या है? जो उच्च कुल में जन्म ले। जो उच्च कुल में जन्म ले। देखिए, हिंदी आपको इसी तरीके से पढ़नी है। आपने शब्द एक पढ़ा अंत्यज। अंत्यज एक शब्द के रूप में प्रयोग होता है जो निम्न कुल में जन्म लेता है। फिर आपने एक शब्द अगर पढ़ रखा है कि जो उच्च कुल में जन्म लेता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है कौन? कुलीन। तो चूंकि उच्च और निम्न आपस में विलोम है, इसलिए अंत्यज और कुलीन भी आपस में क्या हो जाएंगे? विलोम हो जाएंगे। आपको हिंदी इसी तरीके से पढ़नी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्यम से ही सफलता मिलती है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। और प्रश्न में रेखांकित फिर से भी नहीं है, इसका मतलब कि त्रुटि जो है वो कहीं ना कहीं टाइपिंग की ही है। उद्यम से ही सफलता मिलती है। और अगर आप देखेंगे विकल्पों की ओर, निरुद्यम, उद्यमी, नकारा, प्रयत्न, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि रेखांकित भाग कहाँ होगा? रेखांकित भाग होगा उद्यम पर। और फिर इस उद्यम का विलोम पूछ रहा है, तो उद्यम का विलोम हो क्या जाएगा? निरुद्यम। उद्यमी क्या होगा? जो उद्यम करेगा, जो खुद उद्यम करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा उद्यमी। नकारा जो कुछ नहीं करता, वो क्या होता है? नकारा। जैसे आप अपने घर में जब छोटे थे, अब तो समझदार हो गए हैं भाई आप, जब आप छोटे थे और कोई आपसे कोई काम कहे और आपने नहीं किया, या आपसे कोई काम ही इसलिए नहीं कहता क्योंकि जानता है कि काम करोगे तो होगा नहीं, इसलिए आप किस श्रेणी में आते थे? शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न होता है प्रयास। प्रयत्न क्या होता है? प्रयास। जो भी हिंदी के अच्छे शब्द हैं, अगर आपके लिए वो प्रयोग हुए हैं, तो कम से कम उन शब्दों को तो आप जान लीजिए जिनमें से एक शब्द शायद ये हो सकता है, जरूरी नहीं। जिसको लांघना कठिन हो। लांघना का अर्थ क्या है? जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, लांघना, जिसके जैसे एक चरणबद्ध तरीके से कूदना, लांघना, वही शब्द क्या है? लांघना। जिसको लांघना कठिन हो। दुर्लभ, दुस्साध्य, दुर्दम्य, दुर्लंघ्य। एक कल की क्लास में एक शब्द आया था दुस्साध्य। दुस्साध्य क्या होता है? जिसको साधना कठिन हो। जिसको साधना कठिन हो वो कहलाता है क्या? दुस्साध्य। साधना कठिन हो वो तो कहलाएगा
दुःसाध्य। दुर्दम में क्या होता है? जिसका दमन करना, नुकसान करना कठिन हो, वो कहलाता है क्या? दमन कठिन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्दम में। दुर्लभ क्या होता है? जिसको करना कठिन हो, जिसको करना कठिन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। वो क्या कहलाता है? दुर्लभ। तो अब एक ही विकल्प बचा, कौन सा? दुर्लंघ्य। और अगर आप शब्द में भी जोड़ेंगे तो लंघ्य का अर्थ हो जाएगा लांघने से संबंधित। दुह का उपयोग ही किया जाता है कठिनता के लिए, तो जिसको लांघना कठिन हो, शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लंघ्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गद्यांश संबंधी। आपको पता है कि एक गद्यांश पूछा जाना है और उसी को रिलेट करते हुए 5 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपको फिलअप करना होता है। सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक बार बिल्ली ने उचक कर, उचक का अर्थ है कूद कर, 2 में से अंडा तोड़ दिया। 5, 3, 4, 1। अब 2 में से या तो दोनों टूट सकते हैं या तो एक टूट सकता है। भाई 2 में से 5 अंडे तो टूट नहीं सकते, तो इसलिए उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1 कि 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। अगला वाक्य अगले प्रश्न में कि उसने, बिल्ली ने उचक कर 1 अंडा तो तोड़ दिया, मेरी माँ ने फिर डांट तो उसे दुख हुआ। अब मेरी माँ ने क्या पकड़ा? बिल्ली को पकड़ करके दुख तो होगा नहीं। देखा तो हाँ, देख करके दुख हो सकता है कि स्थिति देख ली कि 1 अंडा फूट चुका है। सूंघा तो सूंघने से भी दुख नहीं होता है, सूंघने से या तो खुशबू आ सकती है या तो बदबू आ सकती है। सोचा, सोचने से भी हाँ दुख हो सकता है, लेकिन यहाँ उपयुक्त विकल्प क्या हो जाएगा? देखा। उसने देखा तो उसे दुख हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है? बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल, और स्टूल, फिर अब देखो यहाँ आपको करना तो क्या है? करना है रिक्ति पूर्ति। लेकिन इसी रिक्त पूर्ति में अगर आप व्याकरण को रिलेट करना चाहें तो चूंकि यहाँ क्या लिखा है? स्टूल, और यहाँ आपको एक कारक दिखेगा, और वो कारक कैसा होगा? वो कारक होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का ही कारक चिन्ह इनमें से कोई फिल होगा, और अधिकरण के कारक चिन्ह कौन होते हैं? में पर, ऊपर। अब इनमें से कौन होगा? वो वाक्य बताएगा। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, तो स्टूल के बाद क्या आ जाएगा? अब स्टूल में का अंदर होता है, में का अर्थ क्या होता है? अंदर। तो स्टूल के अंदर तो जाएंगे नहीं, स्टूल पर जाएंगे। तो स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। अब यहां आपको फिल करना है, लेकिन इससे, इसलिए, इसकी, इस, लेकिन इस कोशिश से, इसकी कोशिश से नहीं, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर क्या हुआ? टूट। और टूट के बाद फिर फिलअप करना है आपको, तो टूट के बाद कोई क्रिया ही आएगी। तो टूट हुआ, टूट गया, टूट गए, टूट गई। स्त्रीलिंग होता तो गई होता, अगर बहुवचन होता तो गए होता। एक वचन है इसलिए गया होगा, तो यहाँ आपका क्या बनेगा? गया। कहानी पूरी आपकी क्या है? एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। ये आपके 5 फिल होंगे। और आप देख रहे हैं कि गद्यांश जो आपके होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन पूछे नहीं जाते। आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। उन्हीं 20 में से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको वो करवाए जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, या एक प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कौन सी दृष्टि से उस प्रश्न को पढ़ना है। जब आप पेपर में करेंगे तो वहाँ केवल आपको उत्तर देना है। जब आप अभ्यास करते हैं तो आपको किसी प्रश्न को एक अच्छे ढंग से देखना है, और उसको कैसे कैसे आप देख सकते हैं उसको मैंने आपको बताया। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद।